हेलो क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया और फ्रेश चैप्टर आपके क्लास 9 साइंस का, जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अपने डेली लाइफ में हर जगह इसका क्या करते हो, यूज़ करते हो। तो हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि ये चैप्टर आपका बुक में कैसे लिखा गया है। हम इस चैप्टर को बिल्कुल उस तरह से पढ़ेंगे कि हम अपने डेली लाइफ में इस चैप्टर का कैसे यूज़ करते हैं। तो यूज़ को देखते हुए अगर हम लोग पढ़ेंगे, हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है उसको ध्यान में रख के पढ़ेंगे, तो 100% इस चैप्टर का कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात साइंस की ये होती है कि जो कुछ हमने पढ़ा उसको हम अप्लाई कैसे करें, या हम डेली अप्लाई करते हैं उसको हम साइंटिफिक वर्ड में कैसे लाएं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप डेली लाइफ में कैसे इस वर्क को करते हो, कैसे फोर्स को अप्लाई करते हो, फोर्स की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसको देखते हुए हम आगे इस चैप्टर को पढ़ना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर साइंस का, जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करिए आपके पास कॉपी और पेन दोनों होने चाहिए। कॉपी पेन दोनों अगर होंगे तो आप जो कुछ भी मैं बताऊंगा उसको नोट भी करते रहोगे, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बोर्ड पे लिखा नहीं जा सकता। टीचर आपको बताता है, एक अच्छा सिंसियर स्टूडेंट वही होता है जो हर एक बातों को नोट करता जाए, ताकि जब वो रिवीजन में जाए तो सेम वही पिक्चर बने जो पिक्चर आज आपके माइंड में बन रहा है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, ये चैप्टर है क्या, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। मोशन आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो हमको देखना है फोर्स की वजह से होने वाले मोशन को। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ क्या लिखा है, ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ आपका फोर्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स होता क्या है, फोर्स की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज मैं इस चैप्टर में आपको इस लेक्चर में, पहले लेक्चर में फोर्स के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फोर्स। वैसे तो फोर्स बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमको केवल दो ही टाइप ऑफ फोर्स को क्या करना है, डिस्कस करना है। एक यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिखा है, आप देख सकते हो। यहाँ लिखा है बैलेंस फोर्स और यहाँ लिखा है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। नाम से पता चल रहा है बैलेंस एंड अनबैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या है कि कोई बॉडी अगर आपका मोशन में है ना, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहने देंगे। उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है ना। कहने का मतलब हम किसी भी बॉडी के रेस्ट पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, उसकी स्पीड को नहीं चेंज कर रहे हैं, उसके वेलोसिटी को नहीं चेंज कर रहे हैं। मतलब एवरीथिंग इज बैलेंस मैनर। ऑल द अप्लाइड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑलवेज विल बी जीरो। तो आपका वो जो बॉडी है जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, उसको पोजीशन, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। बाकी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके जस्ट अपोजिट आपका क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स। तो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर, मेरा सेकेंड लेक्चर होगा, उस सेकेंड लेक्चर में हम इसके टाइप के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है बैलेंस फोर्स के बारे में, हमको पढ़ना है अनबैलेंस फोर्स के बारे में। जब भी फोर्स आपका अनबैलेंस होगा, आपको मैंने बताया वो ऑब्जेक्ट मोशन जरूर क्रिएट करेगा, वो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को जरूर चेंज करेगा। तो जब अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो उसमें मोशन आएगा। मोशन में हमको दो बातें पढ़नी इस चैप्टर में। नंबर वन पढ़ना है मोमेंटम। मोमेंटम सिंपल एक लाइन में हम कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोशन की क्वांटिटी को डिफाइन करने वाला जो फिजिकल या साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। उसको हम लोग पढ़ेंगे। और इस मोमेंटम में एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। है छोटा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। ये आपका एक पार्ट हो जाएगा। जब हम मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ लेंगे तो मोशन को समझने के लिए न्यूटन के थ्रू दिया गया लॉ को हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपका फोर्स और मोशन के बीच में रिलेशन को क्या करता है, बताता है कि फोर्स की वजह से कैसे मोशन क्रिएट होता है, फोर्स की वजह से कैसे मोशन को हम लोग कम कर सकते हैं, फोर्स की वजह से हम लोग किसी बॉडी को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, फोर्स की वजह से किसी बॉडी के शेप को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ये सारा रिलेशन, फोर्स एंड मोशन के बीच का रिलेशन बताने के लिए हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आपको 3 लॉज के बारे में डिटेल में पढ़ना है।
फर्स्ट लॉ कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम इनर्शिया कहते हैं। बताएंगे हम आपको इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया हम 3 टाइप से डिफाइन करते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपको एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला मिलेगा, F=m/a। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको आगे मिलने वाले हैं। इसके बाद लास्ट लॉ पढ़ेंगे जिसको कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। तो ये पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर मैंने ब्रीफ में बताया। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है बैलेंस फोर्स, आपको पढ़ना है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स की वजह से मोशन होगा, उस मोशन को हम 2 टॉपिक में मिला के पढ़ रहे हैं। एक क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते हैं जिसको मोमेंटम कहते हैं, और मोमेंटम में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिर इस मोशन और फोर्स के बीच के रिलेशन को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग न्यूटन के लॉ को पढ़ेंगे, और न्यूटन के 3 लॉ हम लोग जानते हैं। इस 3 लॉ को पढ़ेंगे जिसको कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, जिसको हम न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इनर्शिया होता क्या है, इनर्शिया के टाइप क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ नोट किया है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ेंगे न्यूटन का, जिसमें एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला आएगा F=m/a। खूब सारे न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर में इस फॉर्मूले से मिलेंगे और हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। और थर्ड टॉपिक इसमें पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको पहले आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आज मैं स्टार्ट करता हूँ। आज के क्लास में केवल और केवल हम फोर्स के बारे में पूरी तरह से डिटेल में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, इसको नोट करिए। तो इस चैप्टर के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक है क्या, वो है आपका फोर्स। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बैलेंस ऑफ फोर्स के बारे में, लेकिन सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स। तो हम लोग फोर्स को डिफाइन करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द फोर्स, तो आप कह सकते हो पुल, पुश, स्ट्रेच एंड स्क्वेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुल करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुल करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्क्वेज करें, है ना, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेच करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्क्वेज करते हैं, मतलब इसको दबाते हैं, ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करें, पुल करें, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग पुश करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेच करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्क्वेज करें, ऑल दीज आर कॉल्ड फोर्स। तो आप बुक में लिखते हो, बुक में पढ़ते हो और कहते हो कि सर पुलिंग, पुशिंग, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वेजिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इट्स वेरी 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 सिंपल डिफिनीशन। आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। अगर आप कहीं बाल्टी में पानी रखा है, मैंने बताया ना आपको डेली लाइफ में इसको यूज़ करना है। बाल्टी में पानी रखा है तो पानी को लिफ्ट करते हो, अपनी तरफ पुल करते हो, अपनी तरफ खींचते हो, एंड दैट इज कॉल्ड फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और उस पर आप क्या करते हो, उसको मोशन में लाना है तो उसको पुश करते हो ताकि उस ऑब्जेक्ट क्या आ जाए, मोशन में आ जा रहा है। वी आर अप्लाइंग फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट को जैसे हम वायर को स्ट्रेच करके, किसी भी मेटल को स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्ट्रेचिंग इज कॉल्ड फोर्स। आपने टमाटो केचप लिया, टमाटो केचप से आपको उस केचप को निकालने के लिए आप क्या करते हो, उसको स्क्वेज करते हो, उसको दबाते हो। तो स्क्वेज करोगे तो उसके अंदर से केचप बाहर निकल के आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो इट्स वेरी 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 सिंपल डिफिनीशन। कभी भी आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द फोर्स, तो आपको बताना है पुलिंग, पुशिंग, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वेजिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इट्स वेरी वेरी सिंपल डिफिनीशन। पुल भी समझते हो आप, पुश भी समझते हो आप, स्ट्रेच भी समझते हो, स्क्वेज भी समझते हो, ऑल दीज आर कॉल्ड फोर्स। इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन। होपफुली आपको ये फोर्स का डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब इस फोर्स को पहली बार ऑब्जर्व किसने किया, क्योंकि भाई फोर्स तो पहले से, आज ऐसा तो है नहीं कि हम आज समझ रहे हैं तो फोर्स रहा नहीं होगा। किसी साइंटिफिक का अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच रहा होगा, किसी साइंटिस्ट ने इसको देखा होगा, सोचा होगा, फिर इसका डेफिनेशन आया होगा। तो हम लोग देखते हैं कौन से वो साइंटिस्ट हैं जिसका साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन रहा। पहली बार फोर्स के बारे में किस साइंटिस्ट ने कोई बात कही, तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसको कहते हैं
साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हो होपफुली आपको डिफिनीशन समझ में आया होगा। पुलिंग, पुशिंग, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वेजिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अभी हम आगे चल के जो भी बातें कर रहे हैं इसको मैथमेटिकली क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। सेकेंड टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक क्या पढ़ेंगे, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, क्योंकि विदाउट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हम कोई साइंटिफिक बातें कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस को पढ़ने का एक सिस्टमैटिक मेथड होता है। ऐसा नहीं है कि फोर्स रहा नहीं होगा। न्यूटन से पहले फोर्स के बारे में किसी को पता नहीं रहा होगा। बहुत सारे फोर्स है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, डिफरेंट एन नंबर ऑफ फोर्स अवेलेबल अराउंड अस। बट पहली बार जिसने ऑब्जर्व किया वो दो साइंटिस्ट थे, जिनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये चैप्टर आगे बढ़ता है। पहले साइंटिस्ट का नाम क्या है, पहले साइंटिस्ट का नाम अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने क्या बात कही, और दूसरा साइंटिस्ट जिसका नाम है गैलीलियो। नाम दोनों का जानना है, आज ही अपने दिमाग में रख लेना है कि अरिस्टोटल एंड गैलीलियो अगर फोर्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट नहीं करते तो आगे चल के फोर्स इतना बड़ा टॉपिक बन के नहीं आता अभी फिलहाल। तो थैंक टू गैलीलियो, थैंक टू अरिस्टोटल और दोज पर्सन दैट फर्स्ट ऑब्जर्व अबाउट फोर्स, जिसने पहली बार पुलिंग, पुशिंग, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वेजिंग के बारे में लोगों को समझाने की कोशिश की। पहली बार उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, वो बात मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। अरिस्टोटल ने क्या देखा, अरिस्टोटल ने कहा कि फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ऑब्जेक्ट इन मोशन अदरवाइज इन रेस्ट। इन्होंने कहा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट बिना फोर्स लगाए हमेशा रेस्ट पोजीशन में रहेगा, वो अपने पोजीशन को कभी चेंज कर ही नहीं सकता है। अगर मैं इस पेन को यहीं रख देता हूं और यहीं तब तक पड़ा रहेगा जब तक हम इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। आप सिंपल सी बात समझो कि मेरे हाथ पे ये मार्कर रखा हुआ है, ये मेरे हाथ पे मार्कर तब तक रखा रहेगा जब तक हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। इसको पहली बार किसने ऑब्जर्व किया, इसको पहली बार ऑब्जर्व न्यूटन ने नहीं किया, इसको पहली बार ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट का नाम है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने कहा कि फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ऑब्जेक्ट इन मोशन अदरवाइज इन रेस्ट। अदरवाइज इन रेस्ट मतलब अगर मार्कर को मैं ऐसे रख देता हूं तो मार्कर यहीं पड़ा रहेगा तब तक जब तक हम इसको अपनी तरफ फोर्स लगा के नहीं खींचेंगे, इसको पुश नहीं करेंगे कि कहीं और चला जाए। आपके सामने टेबल रखा है, जहां आप पढ़ रहे हो उसके सामने टेबल रखा है, पेन रखा है, कॉपी रखा है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हैं, बॉटल रखे हैं। आपका बॉटल जहां है वहीं रहेगा, तब तक वहीं रहेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। जब फोर्स लगाएंगे तो बॉटल मोशन में आएगा। इसलिए दिमाग को अपने दिमाग को ध्यान से समझिए। जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आप जगोगे नहीं, जब तक आपने ब्रेन को, अपने माइंड को पुल या पुश नहीं करोगे, तब तक आपके ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आप जहां हो वहीं रहोगे, आप अपने पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। इस बात को पहली बार ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, अरिस्टोटल। तो द साइंटिफिक अप्रोच ऑब्जर्व्ड अबाउट द फोर्स वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड अरिस्टोटल। ये बात आप बहुत अच्छे तरह से दिमाग में डालिए बेटा। अरिस्टोटल ने क्या कहा, अरिस्टोटल ने कहा फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ऑब्जेक्ट इन मोशन अदरवाइज इन रेस्ट। ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, अच्छी तरह से बताइए। पुलिंग, पुशिंग, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वेजिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इज वेरी 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 सिंपल डेफिनेशन। बट ये डिफिनीशन आया कहां से, ये डिफिनीशन आया कहां से, डिफिनीशन को ऑब्जर्व करने वाले पहले साइंटिस्ट का नाम है अरिस्टोटल। उसके बाद दूसरा एक साइंटिस्ट जिसका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो ने भी फोर्स के बारे में ऑब्जर्वेशन किया और इन दोनों के ऑब्जर्वेशन को मिला के एक डिफिनीशन बन के तैयार होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं। डिफिनीशन कभी भी हम आप नहीं करते हैं, कोई साइंटिफिक अप्रोच होता है। कल को आप साइंटिस्ट बनोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, आपके अकॉर्डिंग नया डिफिनीशन बन के तैयार होगा। तो ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि फोर्स का डिफिनीशन आया कहां से, इसको किसी ने ऑब्जर्व किया तो दूसरे किसी ने डिफाइन किया। ऑब्जर्व करने वाले पहले साइंटिस्ट का नाम अरिस्टोटल, जिसने बताया कि बॉडी मोशन में तभी आएगी जब तक हम उस पर कोई पुल, पुश, स्ट्रेच एंड स्क्वेज नहीं करेंगे, तब तक वो बॉडी कभी भी मोशन में आ नहीं सकती है। एंड दीज आर कॉल्ड फोर्स। मतलब फोर्स लगाए बिना मोशन क्रिएट
नहीं हो सकता है। दूसरा आपका गैलीलियो ने क्या कहा, गैलीलियो ने कहा कि बॉडी ऑलवेज इन मोशन अंटिल नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। मतलब भैया जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा, दौड़ता ही रहेगा तब तक जब तक हम उसको रोकने के लिए कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपके एक बॉल को जमीन पे बहुत तेजी से फेंक दिया तो बॉल चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। या तो एक्सटर्नल फोर्स आप लगाओ, या तो एक्सटर्नल फोर्स जिस सरफेस पे वो जा रहा है उस सरफेस आपका उस ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करे, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और तब ऑब्जेक्ट कुछ समय के बाद जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और अगर उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगता है एक्सटर्नल, तो ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में रहेगा, तब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। और इसी दो बातों को हम अपने डिफिनीशन में लाते हैं कैसे, पुलिंग, पुशिंग, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वेजिंग। पुल करना, पुल करना अपनी तरफ खींचना, मतलब अगर आपके सामने एक वाटर बॉटल रखा है तो वाटर बॉटल रेस्ट में है, उसमें तो कोई मोशन आया नहीं। मोशन कैसे क्रिएट होगा आपके पास तक, कब कैसे आएगा, जब उसको आप अपनी तरफ क्या करोगे, पुल करोगे। जैसे एक दरवाजा है, दरवाजे पे आपका जब जाते हो एक दरवाजा बड़ा सा, उस पर लिखा है पुल, अंदर जाओगे तो लिखा है पुश, या बाहर पुश लिखा है, अंदर पुल लिखा है। पुल करने का मतलब अपनी तरफ खींचिए, नहीं तो दरवाजा खुलने वाला नहीं है। वहां खड़े होके कहो भैया दरवाजा भाई प्लीज ओपन हो जाओ, ओपन होगा क्या, होगा ओपन? नहीं ओपन होगा। दरवाजे को अपनी तरफ पुल करना पड़ेगा तब वो मोशन क्रिएट होगा। अंदर एंटर कर जाओगे, दरवाजे को बाहर की तरफ पुश करोगे तब आपका ओपन होगा। तो पुलिंग पुशिंग तो करना ही करना है। आपके पास एक रबर है, आपके पास एक छोटा सा कुछ पार्टिकल है, आपके पास कोई मैटर है, उसको लंबा करना है, तो उसको लंबे करने का मतलब क्या करना है, उसको स्ट्रेच करना होगा। आप जैसे जिम में जाते हो तब भी आप स्ट्रेचिंग करते हो, तो स्ट्रेचिंग करोगे तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा। ये तभी पॉसिबल है जब हम उस पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। हमने बताया कि आपने एक शैम्पू का पैकेट लिया है, शैम्पू है आपका एक बॉटल और शैम्पू पूरा खत्म हो गया है, अब आप क्या करोगे? या आपने टूथपेस्ट लिया, आप टूथपेस्ट पूरा खत्म हो गया है, तो आप क्या करोगे, आप उसका रोल बनाते हो, ऐसे रोल करते हो, धीरे धीरे स्क्वेच करते हो, आप बहुत तेजी से दबाते हो। तो दबाना है क्या, हम कहेंगे बहुत तेजी से दबाए? नहीं, वी आर अप्लाइंग फोर्स, वी आर स्क्वेजिंग। स्क्वेजिंग इज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स, जिसकी वजह से उसके अंदर जो भी मटेरियल बचा होगा बाहर निकल के आएगा। और इसको पहली बार किसने ऑब्जर्व किया? इसको पहली बार ऑब्जर्व किया अरिस्टोटल ने, इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गैलीलियो ने। तो अरिस्टोटल का ऑब्जर्वेशन क्या है कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। और गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो दीज आर द ऑब्जर्वेशन, इसके बेसिस पे आपका ये डिफिनीशन आया है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जो अगर आ गई है इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी मैं इसको मिटाता हूँ। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमको पढ़ना है, जो आपसे खूब पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जाम में क्या पूछा जाता है बेटा? पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ फोर्स इन डेली लाइफ। आप अपने डेली लाइफ में फोर्स का क्या इफेक्ट देखते हो, अपनी जिंदगी में, अपने सराउंडिंग, अपने अगल बगल, आप किस ऑब्जर्वेशन को देखते हो? अब मैं बताता हूँ। आप क्रिकेट सब लोग खेलते हैं, और जो खेलता नहीं है वो क्रिकेट देखता तो जरूर होगा, कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बहुत सारे गेम को देखा होगा जिसमें बॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम आपके सराउंडिंग में होने वाले इस खेलों को थ्रू, इस गेम के थ्रू फोर्स को एक्सप्लेन करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। क्योंकि सारा पर्सन, जितना भी ऑल ओवर वर्ल्ड, सब पर्सन कहीं ना कहीं गेम को ऑब्जर्व किया रहता है। तो किसी भी गेम को ऑब्जर्व करिए। हम एक क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट आपकी कंट्री में सबसे फेमस गेम की कैटेगरी में आता है, और इसी गेम के बेसिस पे हम डेली लाइफ में फोर्स के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पहला क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स इन डेली लाइफ। फोर्स कैन कॉज मोशन। पहला बात, फोर्स कैन कॉज मोशन। आपके पास एक बॉल है, आपके पास एक फुटबॉल है, इस तरह बड़ा सा फुटबॉल है बेटा, दिस इज द फुटबॉल, है ना।
हमने कहा फोर्स कैन कॉज ए मोशन। ये आपका फुटबॉल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ फुटबॉल में कभी मोशन आएगा? आंसर दीजिए, क्या ऐसे रेस्ट पोजीशन में रखा है फुटबॉल, इसमें मोशन आ सकता है क्या? आएगा मोशन? नहीं आएगा मोशन। अब आपको करना क्या है कि आपके पास ये आपका पैर है, ये आपका पैर है, लेग है, और आपने अपने फुट से इस पे बहुत तेजी से क्या किया, बहुत तेजी से पुश किया, बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगाया, और आपका बॉल उड़ता हुआ कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। तो बॉल पहले इस पोजीशन पे था, पोजीशन नंबर ए, फिर बॉल आपका पोजीशन नंबर बी पे पहुंच गया, और ए से बी में पहुंचने में किसका रोल रहा? आपकी फुट का रोल रहा, आपके फीट का रोल रहा, और ये फीट ने आपका क्या लगाया है? फीट ने आपके फोर्स लगाया है। तो आपका एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया, फोर्स कैन कॉज मोशन, फोर्स ही हमेशा मोशन के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। जब तक फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक किसी भी ऑब्जेक्ट में कभी भी किसी भी तरीके से मोशन नहीं आ सकता है। ये बात अरिस्टोटल ने बताई थी, और ये बात आज हम अपने डेली लाइफ में अप्लाई करके सीख सकते हैं। अगर आपके सामने कोई बॉल रखा है तो आप उस पर कर सकते हो बेटा, कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा है वो मोशन में रहेगा तब तक जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो हम कह सकते हैं फोर्स कैन कॉज ए मोशन, फोर्स मोशन क्रिएट करता है। अब ये बॉल उड़ता हुआ जा रहा था, उड़ता हुआ जा रहा था, जो गोलकीपर है ये बॉल को रोकना चाहेगा, ये बॉल रुक जाए, तो बॉल रुक जाए उसके लिए आपको इसको बहुत तेजी से पकड़ना पड़ेगा, बहुत तेजी से इसको पकड़ना पड़ेगा। मतलब जितना फोर्स लग रहा है उससे कहीं ज्यादा इस पे फोर्स लगाएंगे या उसके बराबर फोर्स लगाएंगे, तब जाके कहीं आपके हाथ में बॉल आके रुकेगी, अदरवाइज आपके हाथ में बॉल आके रुकने वाली नहीं है। तो रोकना भी आपका एक फोर्स है, रोकना भी फोर्स है। मतलब उधर से कोई गाड़ी आ रही थी, कोई दौड़ता हुआ आ रहा था, अचानक से उसको पकड़ लिया, तो जब पकड़ोगे तो उस पर आप क्या अप्लाई करोगे बेटा? जब भी पकड़ोगे उस पर आप फोर्स जरूर अप्लाई करोगे। कहने का मतलब है फोर्स कैन स्टॉप मोशन, मोशन को रोकने वाला भी कौन होता है? फोर्स होता है। मोशन को क्रिएट करने वाला भी कौन होता है? फोर्स होता है। एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन ले जाने वाला भी कौन होता है? फोर्स होता है। और उसके पोजीशन को वहीं स्टॉप कर देने वाला भी कौन होता है? आपका फोर्स होता है। तो आपके डेली लाइफ में ये दोनों बातें हर जगह अप्लाई होती है। फोर्स कैन कॉज मोशन। साइकिल से जाते हो, साइकिल से स्कूल जाते हो ना, साइकिल जहां रखी हुई आपके घर में, क्या अपने आप चलने लगेगी? क्या अपने आप चलेगी? क्या नहीं ना। साइकिल को आप उठाओगे, आप उसमें पैडल लगाओगे, जब आप उसमें पैडल लगाओगे तो साइकिल में मोशन आएगा और आप साइकिल से चलते 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 आप अपने स्कूल पे पहुंच जाओगे। तो आपने फोर्स लगाया, मोशन क्रिएट हुआ, स्कूल पे पहुंचे, और जैसे स्कूल पे पहुंचे किसी आपके दोस्त ने साइकिल को अपने हाथ से क्या कर लिया? पकड़ लिया। जैसे पकड़ा, बहुत तेजी से फोर्स लगाया और साइकिल आपकी वहीं क्या कर गई? रुक गई। आप गिर गए या कुछ भी हो गया, बट उस फोर्स की वजह से आपने साइकिल को क्या किया? स्टॉप किया। या आप अपना पैडल मारना क्या कर दिए? बंद कर दिए, फोर्स लगाना बंद कर दीजिए, तो आपका साइकिल क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो दीज आर टू एग्जाम्पल ऑफ फोर्स इन डेली लाइफ। अब समझते हैं, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट्स वेरी सिंपल। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्रिकेट का सीजन है, क्रिकेट सब लोग खेलते हैं। एक बॉलर ने बहुत तेजी से अपने बॉल को डाला, बॉल गया, तो बॉल का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में आपका बॉल जा रहा है, लेकिन जो बैट्समैन है उस बॉल को क्या किया? बहुत तेजी से सिक्स मारा, बहुत तेजी से सिक्स मारा। मतलब बॉल ऐसे आ रही थी, मोशन इधर था, डायरेक्शन आपके सामने था, और बैट से लेके खूब तेजी से फोर्स लगाया और आपका बॉल उड़ता हुआ क्या चला गया? आपके राइट साइड में उड़ता हुआ आपका कहाँ चला गया? लेफ्ट साइड में उड़ता हुआ कहाँ चला गया? आगे की तरफ। और आजकल लोग पीछे की तरफ भी पुल कर दे रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो इस तरह से बेटा हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं, फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। केवल मोशन के लिए रिक्वायर नहीं है, केवल स्टॉप करने के लिए जरूरी नहीं है, फोर्स डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। और आप इसको अपने डेली लाइफ में देख सकते हो। किसी बच्चे ने फुटबॉल मारा, तो फुटबॉल आपके सामने आ रहा था और आपका दोस्त, आपका साथी आपके
टीम में खेलने वाला मेंबर इस डायरेक्शन में था और फुटबॉल इधर से आ रही थी, आपने पैर से मारा, फुटबॉल इस डायरेक्शन में जाएगी नहीं जाएगी? मतलब आपका बॉल रुका नहीं, बॉल आपके पैर से लगा और आपने डायरेक्शन को तुरंत इमीडिएटली क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसी तरह से अगर बॉलर बॉल फेंकता है और बैट्समैन उस बॉल को मारता है तो जब बैट से बॉल लगती है तो रुकती नहीं उस समय, आप केवल उसके मोशन के डायरेक्शन को क्या करते हो, चेंज करते हो। बहुत बार कमेंट्री में आपने सुना होगा कि बैट्समैन बॉलर के स्पीड का यूज करता है, केवल डायरेक्शन को चेंज करता है, स्पीड तो उस बॉल में रहती ही, केवल डायरेक्शन को हल्का सा चेंज करेगा, बॉल उड़ता हुआ आपके बाउंड्री लाइन से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, 4 लग जाएगा, 6 लग जाएगा, बाई अप्लाइंग द फोर्स एंड दिस फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। यहाँ दो सारी बातें यहाँ हो रही, बॉल जब पकड़ा था तो बॉल रेस्ट में था, फोर्स लगाया तो बॉल क्या हो गया, मोशन में आया, और फोर्स लगाया तो बॉल के डायरेक्शन का क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। तो इस तरह से डेली लाइफ के 3 एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। फोर्स कैन कॉज मोशन, फोर्स कैन स्टॉप मोशन एंड फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बात समझ में आई बेटा? इतनी सबको समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है, तो चौथी बात भी समझ में आएगी आपका डेली लाइफ में फोर्स का और क्या यूज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द स्पीड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेम वही बातें हैं कि फोर्स स्पीड को भी चेंज हो सकता है। बहुत तेजी से कोई दौड़ता हुआ आ रहा, अचानक से उस पर धक्का मार दिया, अचानक से आपने उसमें पुश कर दिया। धक्का मारना मतलब आपने पुश कर दिया उसके ऊपर, आपने उसको पुश किया, उसकी स्पीड क्या हो गई बेटा, कम हो गई। या तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इट डिपेंड अपॉन द फोर्स, आप कितना फोर्स लगाते हो। जितने फोर्स से दौड़ता हुआ आ रहा है, जितना फोर्स अप्लाई करते हुए आ रहा है, जिस मोशन से वो आ रहा है, अगर आप उससे ज्यादा फोर्स लगाते हो तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और कम फोर्स लगाता है तो आप ही गिर जाओगे। आप गिरोगे तो उसके फोर्स को कहीं ना कहीं क्या करोगे, आप कम करोगे, तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का मोशन कम हो जाएगा, और आपकी बॉडी रेस्ट में थी वो भी मोशन में क्या होनी शुरू हो जाएगी, आनी शुरू हो जाएगी। मतलब हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड, स्पीड को भी चेंज करने वाला कौन है, आपका फोर्स ही है। चाहे पुल करें, पुश करें, स्ट्रेच करें, स्क्वेज करें, कुछ भी करें, बट फोर्स आपकी स्पीड को 100% कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपके चेंज कर देगा। और लास्ट हम समझते हैं फोर्स कैन चेंज द शेप। इतना फोर्स आपके अंदर आ जाए, इतनी ताकत आ जाए, इतना फोर्स लगा दो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को आप पूरी तरह से क्या कर दो, चेंज कर दो। देखते होंगे बहुत सारे मूवी में, आपका कोई आता है, पकड़ता है और मसल के रख देता है, स्क्वेच कर देता है। आप सिंपल समझिए, आपके पास कोई क्रीम का पैकेट है, आपके पास कोई टूथपेस्ट का पैकेट है, आप चाहें तो टूथपेस्ट के जो पैकेट उसकी शेप को चेंज कर सकते हो। कैसे? उसको स्क्वेज करिए, स्क्वेजिंग इज फोर्स, स्क्वेजिंग बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द शेप। आप कोई मिट्टी का बर्तन है, उसको आप क्या करिए, जो आपके भी पकी हुई मिट्टी ना हो, कच्ची मिट्टी हो, घड़ा आपका कच्ची मिट्टी हो, उसको आप क्या करिए, स्क्वेच करिए, वी कैन चेंज द शेप। तो ये सब डेली लाइफ में आपके फोर्स के एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको बताया। फोर्स कैन चेंज कॉज मोशन, फोर्स कैन स्टॉप मोशन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स कैन चेंज द स्पीड एंड फोर्स कैन चेंज द शेप। So there is a new definition of force: pulling, pushing, stretching and squeezing of an object, and resultant cause motion, stop motion, change direction of motion, change the speed and also change the shape of an object is called force। मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ न्यू डिफिनीशन। जब सब पढ़ लेते हैं हम लोग, तो हम लोग कहते हैं फोर्स को डिफाइन करते हैं, हम लोग कहते हैं पुलिंग, हम लोग कहते हैं पुशिंग, हम लोग कहते हैं स्ट्रेचिंग एंड स्क्वेजिंग ऑन ऑब्जेक्ट, रिजल्ट चेंज द motion, change the direction, change the speed and change the shape of an object is called force। तो होपफुली ये फोर्स होता क्या है, इसके बारे में आज का पूरा लेक्चर था।
और इसको मैंने नए तरीके से डिफाइन किया। अब जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप पुलिंग, पुशिंग, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वेजिंग नहीं लिखोगे, आप लिखोगे बेटा पुलिंग, पुशिंग, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वेजिंग एन ऑब्जेक्ट रिजल्ट चेंज द मोशन, change the direction, change the speed, change the shape of an object is called force. This is the new definition, and this definition was given by observation of Aristotle and Galileo. अरिस्टोटल एंड गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन के बाद एक नया डिफिनीशन फोर्स का निकल के आया, और ये डिफिनीशन 100% करेक्ट है, हर जगह एप्लीकेबल है। चाहे न्यूटन के लॉ के बारे में बात करें, आगे चल के किसी और लॉ के बारे में हम फोर्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो होपफुली आज की चैप्टर आपको, आज की जो क्लास है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का पहला इंट्रोडक्शन टॉपिक होपफुली समझ में आया होगा। तो अगर आपको आया है तो आप नोट्स बनाइए, नोट्स को बना के आप हमको भेज भी सकते हो। कुछ कमियां होंगी तो मैं आपको बताऊंगा, और तब तक के लिए आप अपने दोस्तों में ये लेक्चर शेयर करिए। जो लोग और कल पढ़ेंगे, कल सेम मैं इसी टाइम पे आपको फिर से मिलूंगा, एक मेरा नया लेक्चर आएगा इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो जिसने नहीं पढ़ा है उसमें शेयर करिए ताकि वो पढ़ सकें, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा कमेंट करें। यही मेरा सिर्फ मोटिवेशन है, और आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।